अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है व्यक्ति को, समाज को और विश्व को, वो है परिवर्तन शक्ति की। संपूर्ण परिवर्तन, पूरी तरह से परिवर्तन। उसका मतलब निकलता है बिल्कुल पुराने से बिल्कुल नया। हम सब कोशिश कर रहे हैं पुराने को ही ठीक ठाक करके चलाने की, लेकिन जब कोई चीज़ बिल्कुल पुरानी हो जाती है तो उसको कितना भी ठीक ठाक कर लो, वो पुरानी ही रहती है, और पुरानी अर्थात दुख देने वाली। तो इसलिए संपूर्ण परिवर्तन ये व्यक्ति को आवश्यक है, और जब हम अपने में संपूर्ण परिवर्तन लाएंगे, हर एक व्यक्ति लाएगा, तो समाज और विश्व भी स्वतः ही परिवर्तित हो जाएंगे। इसके लिए सबसे आसान अगर हम उदाहरण ले सकते हैं, एक एक्टर जब कोई भी एक्ट करता है किसी भी नाटक में, तो हम जानते हैं उसे जो भी रोल दिया जाता है, उसे आप राजा का रोल दे दें, उसे आप भिखारी का रोल दे दें, कुली का रोल दे दें, डॉक्टर का पार्ट दे दें, पेशेंट का पार्ट दे दें, कुछ भी रोल दे दें। अब जब वो एक्टर उस पार्ट को बजाता है, मान लीजिए कि वो डॉक्टर का पार्ट बजा रहा है, तो इतना कुशलता से वो डॉक्टर का पार्ट बजाता है कि जो असली डॉक्टर होते हैं उनसे भी बेहतर, क्योंकि इसी को अदाकारी अथवा एक्टिंग कहा जाता है। इतना बढ़िया पाठ वो बजाता है कि लोग पैसे खर्च कर उसका नाटक देखने जाते हैं। और वही एक्टर जब किसी दूसरे नाटक में आता है, तो मान लीजिए वो जेलर का पार्ट बजाने लगता है या कैदी का पार्ट बजाने लगता है। कोई भी पार्ट एक अच्छा एक्टर, जिसको हम हीरो एक्टर कहते हैं, जब वो बजाता है तो इतना सुंदर बजाता है कि देखने वाले तारीफ करने बगैर रह नहीं सकते। एक बात नोट करने की है कि जब एक्टर जो भी पार्ट बजाता है, वो पार्ट समझता अच्छी तरह से एक्टर कि मैं केवल पार्ट बजा रहा हूँ, मेरा अपना अस्तित्व, मेरी अपनी हस्ती इस पार्ट से अलग है। वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा असली नाम तो फलाना है और मैं इस जगह पर रहता हूँ, मेरा अलग से परिवार है, मेरी अलग से दुनिया है, लेकिन वर्तमान नाटक में मैं ये पार्ट बजा रहा हूँ। वो कभी भी अपने पार्ट को अपने साथ जोड़ता नहीं कि वास्तव में मैं वही हूँ। ये बात नोट करने की है कि एक्टर जेलर का पार्ट बजा रहा है, और या वो फिर कैदी का पार्ट बजा रहा है, डॉक्टर का पार्ट बजा रहा है या पेशेंट का पार्ट बजा रहा है, लेकिन वो कभी नहीं समझता कि मैं सचमुच का डॉक्टर हूँ, सचमुच का पेशेंट हूँ। इसलिए वो बहुत अच्छा पार्ट बजाता है और असली से भी बढ़िया बजाता है। अर्थात वो साक्षी होकर, न्यारा होकर, एक निमित्त होकर वो पार्ट बजाता है। अब आप अपने सामने ऐसी सिचुएशन ले आएं कि एक्टर मान लीजिए भूल जाता है कि वो एक्टर है, और सचमुच अपने आप को
वो असली पार्ट, जिस पार्ट को बजा रहा है वही समझने लगता है, फिर क्या होगा। मान लीजिए कि वो राजा का पार्ट बजा रहा है, पार्ट पूरा हुआ तो आकर के लोग उसकी राजा की ड्रेस, राजा का ताज उतार रहे हैं, उसको सिंहासन से उठा रहे हैं, और वो सचमुच समझने लगता है मैं तो राजा हूँ, तो क्या होगा, वो तो रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाए, अरे तुम मेरी राजधानी राजगद्दी छीन रहे हो, मेरा ताज उतार रहे हो, मेरा निरादर कर रहे हो। तो इसलिए वो एक्टर अपनी एक्टिंग को, अपने पात्र को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से स्वाभाविक तौर पे ही अलग रखता है। अब आप देखिए कि हम मानव, हम मनुष्य, व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो हम भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वर्तमान जीवन में हमें अलग अलग अपना रोल मिला हुआ है। इस जीवन में हम मान लो किसी का बेटा है, कुछ व्यवसाय करते हैं, हमारा कुछ निवास स्थान है, जो भी है वो हमें एक एक्टर के तौर पे मिला हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें इस जीवन से पहले हमारे पास वो रोल नहीं था। आज हम किसी के बेटे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में हम उसके पिता रहे हों। इसी प्रकार से जब हमारा ये जीवन काल पूरा हो जाएगा तो फिर हम जो आज की इस जन्म की हमारी परिस्थितियां हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। अगले जन्म में हमारा नाम भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो एक प्रकार से वो जो नाटक का एक्टर है वो तो 3-4 घंटे का नाटक का एक्टर होता है, हम एक पूरे जन्म के लिए, अपने जीवन के लिए एक्टर हैं। और हम, आप जानते हैं, हम कहते भी हैं कि जीवन एक यात्रा है और एक मुसाफरी है, हम यहाँ मेहमान हैं, आदि आदि हम कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कोई बात आती है, बातें तो आती ही रहती हैं और बातें आती ही रहेंगी। वो बात आती है, आकर चली भी जाती है, बात हमें छोड़ जाती है, परंतु हम उस बात को नहीं छोड़ते हैं। हम उस बात को लेकर के उसके बारे में बहुत सोच विचार करते रहते हैं। उसके बारे में हम क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे वैसे, ये सब हमारी बुद्धि में चलता रहता है। बात तो छोटी सी होती है, थोड़े से टाइम की होती है। जैसे किसी की परीक्षा आती है तो पेपर का क्वेश्चन तो छोटा सा होता है, लेकिन इस प्रकार की हम उसको ना छोड़ने के कारण से वो तो चली गई, हम उसको लंबा कर लेते हैं। अर्थात अपनी परीक्षा के, अपनी परिस्थिति के समय को लंबा कर लेते हैं। बात थोड़ी सी थी, आई और गई, परंतु हम उसको पकड़ लेते हैं और उसको किसी भी कारणों से हम छोड़ ही नहीं पाते। आप देखेंगे बार बार वो चीज़ हमारे आगे आती है। और जब हम किसी चीज़ को, छोटी चीज़ को लंबा कर लेते हैं, साधारण भाषा में हम कहते हैं हम राई का पहाड़ बना लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर व्यर्थ और नेगेटिव ये सम्मिलित हो जाता है। जो उसका असली प्योर रूप होता है वो छोटा सा होता है, लेकिन बहुत सी व्यर्थ चीज़ें, जैसे हमने कहा क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ऐसे नहीं वैसे, ये सारी बातें व्यर्थ हैं। और व्यर्थ के साथ फिर कमज़ोरी आती है, नेगेटिव अंदर पैदा हो जाता है, आत्मा का बल, मनोबल घटता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारे को ये आदत पड़ जाती है एक बार, तो ये जाती नहीं है।
फिर हर बात को हम लंबा खींचते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। अब दूसरी बात घटना घट गई, करने वाला करके चला भी गया, वो अपनी मौज में घूम रहा है, परंतु हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार का हम ये भूल जाते हैं कि हमारा संस्कार बन जाता है। और ये एक बार किसी व्यक्ति के अंदर बात को पकड़ के बैठने का संस्कार बन जाए तो वो फिर संस्कार उसको छोड़ता नहीं, जिसको हम कहते हैं आदत से मजबूर। वो व्यक्ति हर बात में, आप देखेंगे प्रैक्टिकली जीवन में देखते हैं कि मन हमारा जो है वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, हम किस परिस्थिति में हैं, उसको भूलकर मन उसी में भटकता और घूमता रहता है, व्यर्थ संकल्पों में चलता रहता है। हम वर्तमान को भी, जो वर्तमान में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें अवसर प्राप्त होता है कुछ करने का, उसको भी खोकर हम अपने संकल्पों की दुनिया में खोए रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो सोचने से हमारी बुद्धि भी थक जाती है, कमज़ोर हो जाती है, हमारी निर्णय शक्ति धीरे धीरे घट जाती है। और जब ये शक्तियाँ घट जाती हैं तो हमारी परिवर्तन करने की शक्ति भी सोच तक रह जाती है कि मुझे परिवर्तन करना है, मुझे परिवर्तन होना है, ये यथार्थ नहीं है, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या ये ठीक है, ये मुझे ज़रूर करना चाहिए, परंतु मैं चाहिए में ही रह जाता हूँ। तो आप देखेंगे चाहिए करते रहने में वो विष रह जाती है, कि विश पावर आ जाती है, जो कोई पावर नहीं है। क्योंकि कहा जाता है इफ़ विशेज वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, लेकिन हमारी विल पावर, ये कर लेना है, पर वो ख़त्म होती जाती है। इसलिए अब हम देखेंगे कि इसमें क्या संस्कार जब बन जाता है तो फिर हमारी जो विशेषता होती है वो भी एक प्रकार से हमारी कमज़ोरी बन जाती है। क्योंकि हर व्यक्ति को कहा जाता है, स्वाभाविक है कि अपनी अकल और दूसरे की दौलत ज़्यादा दिखाई देती है। तो हम अपनी अकल के सूक्ष्म अभिमान में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ विशेषता तो हर व्यक्ति में होती ही है। तो फिर हम कहते हैं कि मैंने संगठन में अपना विचार दिया, अपना बहुत अच्छा प्लान सुनाया, मेरी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, मेरी पिछली सेवाओं का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मेरी बात क्यों नहीं मानी गई। अब आप देखेंगे ये जो मन के अंदर संस्कार आ जाता है कि मेरी ही बात माननी जाए, मेरी ही बात ठीक है, ये एक प्रकार की है विशेषता मेरी, लेकिन वो मेरी कमज़ोरी बन जाती है। और आप देखेंगे कई प्रकार से बहुत से विशेषता वाले व्यक्ति, जिनको विशेषता और विशेषता को प्रयोग करने के कारण प्रसन्नता और जिनको तारीफ़ और जिनको खुशी मिलनी चाहिए, वो उल्टा ही उदास नज़र आते हैं, निराश नज़र आते हैं, मायूस नज़र आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी विशेषता को ऑफ़र करने से भी ग्रेस करने लगते हैं। वो सोचते मैं अपनी विशेषता को इस्तेमाल ही नहीं करता, मुझे कहेंगे भी तब भी मैं ये नहीं करूँगा। तो आप देखिए क्या हुआ। आम तौर पे मान लीजिए किसी को बहुत अच्छी कविता करना आता है और उसकी कविता वाकई बढ़िया होती है, उसकी कविता सबको पसंद आती है, बहुत एप्रोप्रिएट होती है, और जब भी वो किसी सभा में कविता करते हैं
तो बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं। अब ये तो विशेषता है, परंतु यही विशेषता अगर वो कवि है और कोई संगठन होने वाला है तो कभी अपनी विशेषता को ज़्यादा वज़न देते हुए ये कहते हैं कि मेरी कविता कराइए, और मेरी कविता जो आज की सभा का विशिष्ट व्यक्ति है, जो चीफ गेस्ट है, जब वो आ जाए उसके बाद ही मेरी कविता करवाना, क्योंकि वो समझते हैं मेरी कविता चीफ गेस्ट भी सुन लेगा। अच्छा, अब आयोजक जो हैं उनको सारे कार्यक्रम को सेट करना होता है, वो कहते हैं अच्छा भाई कोशिश करेंगे। तो अब जब वो समय आता है तो जो कविता करने वाला है उसका सारा ध्यान सारे कार्यक्रम से हट करके केवल मंच संचालक की तरफ लगा रहता है कि कब और क्या वो मुझे कविता करने के लिए बुलाएगा। तो देखिए, है विशेषता, लेकिन सारे कार्यक्रम को अन्य लोग उसका लाभ ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, और ये व्यक्ति फोकस हो गया है कि मेरी कविता होगी और कब होगी। अच्छा, मान लीजिए किसी कारणवश समय के अभाव से वो कविता नहीं होती, अब उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? तो हम देखेंगे कि उसकी विशेषता ही उसकी कमज़ोरी बन जाती है और वो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाता है, उसका सारा मूड खराब हो जाता है, और जो निमित्त स्टेज सेक्रेटरी होता है उसके साथ भी उसका व्यवहार, उसका रुख चेंज हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की विशेषता तो है, लेकिन विशेषता को कैसे प्रयोग करना है, तो इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है गोल्ड का। हम सब जानते हैं कि जो रियल गोल्ड होता है वो बहुत ही नरम होता है, बिल्कुल मोल्ड हो जाता है जिस रूप में उसको ढाला जाए। जैसे पानी है, पानी को गिलास में डालेंगे, कटोरी में डालेंगे, वो रूप ले लेगा। तो रियल गोल्ड इस तरह का होता है, और अर्थात उसमें मोल्डिंग पावर होती है। और अगर हमारे अंदर मोल्डिंग पावर है तो हम अपनी विशेषता को ऑफर भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है, अगर हमारी विशेषता किसी कारण से यूज़ नहीं होती तो हम उस बात को बिंदी लगा देते हैं, जिसको हम कहते हैं फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, कोई कारण हुआ होगा, कोई बात नहीं। हम उसकी वजह से अपनी विशेषता को निमित्त मात्र और एक प्रकार का जैसे एक्टर अपना रोल करता है ऐसा समझ लें, तो कभी भी हमारी विशेषता हमें कमज़ोरी का रूप में नहीं आएगी। लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि हम निर्विकल्प नहीं होते। जैसे मैंने पहले कहा, उस बात को पकड़ करके और उसके इर्द गिर्द अन्य अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें करके अपनी विशेषता को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं। मान लीजिए कि जैसा उदाहरण हमने आपको दिया, उसमें कविता करने वाले ने कहा था कि मेरी कविता चीफ गेस्ट के सामने ही करवाना, और मंच सचिव चीफ गेस्ट के सामने ना केवल उसकी कविता नहीं करवाता बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की कविता पढ़वा देता है, और उस अन्य व्यक्ति की कविता इतनी अच्छी भी नहीं होती। अब उस कवि का क्या हाल होता है, उसको और भी डबल जोश आता है, अपने अंदर डबल क्रोध आता है कि क्या हुआ, देखो मेरी कविता तो नहीं करवाई, वो तो ठीक है, लेकिन एक बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसको कविता करना भी नहीं आता, उसकी कविता चीफ गेस्ट के सामने करवा दी। अब हो सकता है कि किसी कारणवश मंच सचिव ने, आयोजकों ने ऐसा किया हो, जो चीफ गेस्ट आने वाला है उसका ही कोई संबंधी या उसका कोई विशेष व्यक्ति भी कविता करना जानता हो, और उसको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी उसको दे दी हो कि चीफ गेस्ट कंफर्टेबल रहेगा,
लेकिन इन सब बातों को भूलकर केवल एक ही बिंदु को पकड़कर और उस बात को पकड़े रखना और उसके ऊपर कई दिन तक उस आत्मा का विचार चलता रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसे एक्टर, नाटक का एक्टर, उसको जो रोल मिलता है उसको निमित्त करके मात्र करके वो रोल करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक्टर के साथ आप रोल करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लेकिन किसी कारण से आप उसकी बजाय दूसरे एक्टर को रखना चाहते हैं, तो प्रायः क्या किया जाता है, उस एक्टर को भी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसने कोई एक्टिंग नहीं की, फिर भी उसको कुछ ना कुछ कंपेंसेशन 5-10 लाख दे देते हैं। चलो भाई, किसी वजह से आपसे कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं करवा सके, ये पैसा लीजिए। तो व्यक्ति उस कंपेंसेशन से भी खुश हो जाता है, चुप हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें निमित्त मात्र ना समझ करके हम इसी बात पे अड़े रहें और ज़िद करते रहें और सिद्ध करते रहें कि भाई नहीं, ये तो बहुत ही गलत हो गया। सारा फंक्शन के ही हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, आयोजकों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें, अपने मन में कुछ और भी धारणा बना ले कि आगे के लिए कभी भी मुझे ये बुलाएंगे तो मैं इसमें भाषण करने, कविता करने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार के एटीट्यूड फिर क्या करता है। इसलिए कहा जाता है, एक शब्द है निमित्त, कि हम हर चीज़ के निमित्त हैं। हमारी कोई इस दुनिया के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई भी उसकी पोजीशन है, उसका कोई भी पोजीशन है, उसकी कोई भी स्पेशलिटी है, वो है, लेकिन उसको उसने निमित्त मात्र बन के प्रयोग करना है, क्योंकि हम हैं ही निमित्त। अगर हम मान लीजिए डॉक्टर हैं तो हम निमित्त हैं। हम सोचें कि मैं ही डॉक्टरी सारे देश नगर में सबसे बढ़िया करता हूँगा, लेकिन अगर मैं ये समझ लूँ कि मैं ही करता हूँ और अपने उसको इस प्रकार से प्रयोग करूँ कि सिलेक्टिव हो जाऊँ कि मेरी मर्जी है इसकी करूँ सर्जरी या ना करूँ, तो धीरे धीरे लोग फिर क्या करते हैं, वो कोई अन्य अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। वैसे भी देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति शरीर भी छोड़ जाए उसके बाद भी तो काम चलता रहता है। किसी भी हॉस्पिटल के नामी ग्रामी डॉक्टर सदा के लिए तो नहीं रहते, पर हॉस्पिटल तो सदा के लिए रहता है। तो मैं अपने आप को निमित्त ना मान के और ये मानूं कि मैं ही ये कार्य कर सकता हूँ, ये एक प्रकार का सूक्ष्म, इसको कहा जाता है अभिमान है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अहंकार जो है वो विशेषता का दुश्मन है और विशेषता को सही उपयोग उसको करने नहीं देता, और विशेषता वाले को बजाय उसकी विशेषता के लिए उसको मान मिले, उसको समृद्धि मिले, उसके अंदर वो खो जाता है। आप गौर से देखेंगे कि जो एक्टर होता है उसको जो वो एक्टिंग करता है, कोई भी रोल करे उसको पेमेंट सेम मिलता है। ऐसे नहीं कि एक्टर राजा बनता है तो उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और अगर वो कुली बनता है तो उसको कम पेमेंट मिलता है। इसी प्रकार से जो प्रशंसा होती है, ऐसे नहीं कि एक्टर राजा बनता है तो ज़्यादा तालियां बजती हैं और कुली बनता है तो कम तालियां बजती हैं। नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार कुली बनने पर भी बहुत तालियां बजती हैं। तो इसलिए प्रशंसा और प्राप्ति दोनों बराबर हैं। अगर एक्टर इस बात को समझता है कि मेरे को अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना है, इसलिए कहा गया है कि जीवन के अंदर अकम्पलिशमेंट अच्छी चीज़ है, किसी भी चीज़ के अंदर किसी विशेषता को प्राप्त करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम अहंकार ना करके, अभिमान ना करके और नम्रता और निमित्त भाव से अगर कार्य करते हैं, निमित्त और निर्माण रहते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति आप देखेंगे कि जब
साधारण सामान्य काम करता है, ऑर्डिनरी काम करता है, अपना शो नहीं दिखाता है, तो उसका और भी मान बढ़ता है। कोई बड़ा नेता अगर किसी मंदिर में आके झाड़ू भी लगाता है तो लोग उसके फ़ोटो छापते हैं कि देखिए कितने निर्माण हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो इसलिए विशेषता के साथ जैसे कहा जाता है कि फलदार वृक्ष झुकता है, जितना फल लगता जाता है उतना वो झुकता रहता है, उसके साथ नम्रता और निर्माणता ये अति आवश्यक है। और हम सब जानते हैं, हम सब जब हमने मर्जीवा जन्म लिया, हम सब बाबा के बच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण यानी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो हमारे अंदर प्रथम परिवर्तन तो आ गया, हमारा जन्म बदल गया, हमारे संबंधी बदल गए, हमारे माता पिता बदल गए, हमारा परिवार बदल गया, सब कुछ बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया। लेकिन फिर भी अगर हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा संस्कार नहीं बदला, तो वो फिर हमें तंग करता रहता है और जैसी प्राप्ति चाहिए वो होने नहीं देता। इसके लिए कहा गया है, भगवान कहते हैं अपने स्वरूप को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो और अपने संकल्प को बदलो, क्योंकि हर बात संकल्प से शुरू होती है। हम श्रेष्ठ आत्मा हैं, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो बाकी कर्म व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा। उस स्थिति में रह करके निमित्त और निर्माण भाव से अगर हम कर्तव्य करते हैं तो हमारे कर्तव्य का जो भी हमारी विशेषता है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता है और उसके फलस्वरूप उनका जो आशीर्वाद हमें मिलता है, उनकी जो दुआएं मिलती हैं वो अमूल्य होती हैं। और इन दुआओं को हम खो ना दें, हम खाली एक सूक्ष्म अभिमान में आकर के इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओम शांति।